हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और हम आरबीआई ग्रेड बी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में टैक्सेशन के बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, उनके सोर्सेज और टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए कैनन्स ऑफ टैक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे और मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स के बारे में जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। आइए बिना डिले किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कैनन्स ऑफ टैक्सेशन क्या होता है। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन आर नीडेड टू क्रिएट टैक्स सिस्टम्स दैट आर फेयर, एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड अडेप्टेबल टू चेंजिंग circumstances, ultimately contributing to the overall well-being of the society. Canons of taxation are principles or rules that guide how government should design and implement taxes. यानी कि कैनन्स जो होते हैं वो एक तरह के आपके सिस्टम्स होते हैं या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं जिनकी मदद से गवर्नमेंट एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करती है जिसकी मदद से वो एक फेयर, एफिशिएंट और इफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम को डेवलप कर सके ताकि जो टैक्स लगता है सोसाइटी पे वो इवनली लग सके, यानी कि वो फेयर हो, वो एफिशिएंट हो, जिससे जो टैक्स की पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई हैं वो इफेक्टिवली वर्क कर सके। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन मेजरली चार तरह के होते हैं, दैट इज इक्विटी, सर्टेनिटी, इकोनॉमी एंड कन्वीनियंस। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि ये क्या है। कि कैनन्स ऑफ इक्विटी और जस्टिस का क्या मतलब है। दिस मीन्स taxes should be fair and everyone should pay according to their ability to pay. It's like saying that if someone has more money, they should pay more tax, but if someone has less money, they should pay less tax. यानी कि एक इक्वालिटी होनी चाहिए, एक जस्टिस होना चाहिए कि एवरीबडी शुड पे द टैक्स, बट जितनी उनकी पेइंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। अगर किसी की इनकम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, अगर किसी की इनकम कम है तो वो एक लोअर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं जिसकी वजह से उन्हें कम टैक्स पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका कैनन ऑफ सर्टेनिटी। दिस मीन्स टैक्सेस शुड बी क्लियर एंड प्रिडिक्टेबल। People should know how much tax they have to pay and when they have to pay it. This helps people plan their finances better. यानी कि एक सर्टेनिटी जब होती है कि हमें कब पे करना है टैक्स, कितना पे करना है टैक्स, कितना टैक्स हमारी इनकम के ऊपर बनता है, ये सारी चीज़ें अगर पहले से ही प्री डिस्क्राइब्ड है या फिर उनको पहले से बना के रख दिया गया है तो एक पीपल के बीच में एक क्लैरिटी आ जाती है कि वो अपने फाइनेंसेस को बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उन्हें ये कंफ्यूजन नहीं होगा या फिर ये टेंशन नहीं होगी कि पता नहीं हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा और कब पे करना है, कोई क्लैरिटी नहीं है। कैनन्स ऑफ सर्टेनिटी की मदद से क्या होता है, ये जो टैक्स के जो उनके रेट्स है या फिर कब पे करना है, ये जो गाइडलाइंस है वो क्लियर हो जाती है। कैनन ऑफ कन्वीनियंस क्या होता है। दिस मीन्स टैक्सेस शुड बी ईजी टू पे। The government should make it simple for people to pay their taxes without too much hassle or inconvenience. For example, they can use online systems to make it easier for people to file their tax returns. यानी कि कन्वीनियंस, जैसे कि नाम से ही सजेस्ट होता है कि टैक्स को पे करने में लोगों को कन्वीनियंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो इतना ज़्यादा हैजल और इतना ज़्यादा इनकन्वीनियंट प्रोसेस है कि उन्हें ऑफिसेज के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, 10 तरह के फॉर्म भरने हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रेट्स क्या हैं, दे आर वेरी कन्फ्यूज कि हमें कितना टैक्स पे करना है और कैसे पे करना है, कहाँ पे करना है। ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत कन्वीनियंट होनी चाहिए ताकि जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स पे कर रहा है, वो ईजिली टैक्सेस को पे कर सके, जिससे वो टैक्स को पे करने में डिले भी नहीं करेगा और साथ में जो टैक्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी इफेक्टिव हो पाएगा। नेक्स्ट है आपका कैनन ऑफ इकोनॉमी। दिस मीन्स टैक्सेस शुड बी कलेक्टेड इन अ वे दैट is efficient and doesn't cost too much. The government should try to minimize the cost of collecting taxes so that more of the money collected can be used for public services rather than administrative expenses. यानी कि इकोनॉमी का मतलब हो गया कि जितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है
उसका जो यूजेज है वो मैक्सिमम होना चाहिए पब्लिक सर्विसेज के लिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गया। इनके क्रिएशन में और इनकी मेंटेनेंस में वो पैसा ज़्यादा लगना चाहिए दैन कंपेयर टू जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं या फिर जो अदर टैक्स को कलेक्ट करने के जो तरीके होते हैं उनके ऊपर ना ज़्यादा खर्च करके पब्लिक सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा खर्च होने चाहिए। सो ये आपके 4 मेजर कैनन्स होते हैं टैक्सेशन के। इनके अलावा कुछ एडिशनल कैनन्स भी होते हैं जो होते हैं आपका कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी। सो जैसे कि नाम से ही सजेस्ट होता है, सिंपल होना चाहिए। So this principle suggests that tax laws and procedures should be simple and easy to understand for both taxpayer and tax administrator. Complex tax systems can lead to confusion and errors. So जितना simple tax का system होगा उतना ही easy taxpayer के लिए tax pay करना होगा और tax administrator के लिए taxes के जो rules हैं या rates हैं उनको बनाना भी उसके लिए easy होगा। नेक्स्ट है आपका कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। सो एज द नेम सजेस्ट, सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सो टैक्सेशन शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू अडेप्ट टू द चेंजेस इन द इकोनॉमी, society and government priorities. This means that tax laws should be adjustable to accommodate new circumstances without needing complete overhauls. यानी कि टैक्सेशन का जो सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि वो जो इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे आपका जीडीपी की ग्रोथ या उसका डाउनफॉल है या फिर रिसेशन आ गया या फिर किसी भी टाइम पे जहाँ पे इनकम फ्लो जो इकोनॉमी में है वो कम हो गया है, लोगों की इनकम्स कम हो गई हैं, तो टैक्स सिस्टम भी उस हिसाब से फ्लेक्सिबल होना चाहिए। रिजिड नहीं होना चाहिए कि अच्छा आपकी इनकम चाहे 10 लाख हो तो भी आपको 20% टैक्स देना है, आपकी इनकम अगर 5 लाख है तो भी 20% देना। ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आप किसी वजह से आपकी इनकम जो है वो रिड्यूस हो गई है तो आपका टैक्सेशन भी रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपका टैक्स रेट भी उस हिसाब से बढ़ जाएगा। या फिर जो सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं उनकी वजह से अगर आपकी इनकम में कोई भी डिफरेंसेस आते हैं तो वहाँ पर टैक्स लॉज जो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी लोगों को बेनिफिट देना होना चाहिए, ईजीनेस प्रोवाइड करना होना चाहिए, ना कि लोग उससे परेशान हो। सो फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है आपका कैनन्स ऑफ न्यूट्रलिटी। टैक्सेस शुड नॉट डिस्टॉर्ट इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग or favor certain industries or activities over others. A neutral tax system treats all taxpayers and economic activities equally. यहाँ पे न्यूट्रलिटी का मतलब हो गया कि everyone is equal under the eye of law and tax. यानी कि कोई भी, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन हो, कोई बिजनेस हो या कोई भी पर्सन जो इनकम को जनरेट कर रहा है, वेदर एम्प्लॉयड वेदर सेल्फ एम्प्लॉयड, जहां भी इनकम जनरेट हो रही है एवरीवन हैज टू पे द टैक्सेस। इससे कोई एग्जेम्प्ट नहीं है, हर एक को अपनी अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से टैक्स को पे करना होगा। अगर वो एक इंडिविजुअल है तो उनके ऊपर इंडिविजुअल टैक्सेस लगते हैं, अगर वो इंडस्ट्रीज हैं तो उनके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स लगेंगे। हर तरह से जो भी पर्सन, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी में हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, टैक्सेस सबके ऊपर सेम टू सेम लागू होते हैं, यानी कि न्यूट्रलिटी होनी चाहिए टैक्सेशन सिस्टम में। नेक्स्ट है आपका कैनन्स ऑफ डाइवर्सिटी। दिस प्रिंसिपल रिकॉग्नाइजेस दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एटसेट्रा have different strengths and weaknesses. A diverse tax system may use combination of taxes to achieve various economic and social objectives. यानी कि टैक्स के सिस्टम में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, जैसे अलग अलग तरह के इनकम टैक्स के सोर्सेज होते हैं, जैसे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो 1000 तरह के अगर टैक्सेस हैं तो उनके ऊपर जो टैक्स लगता है वो भी अलग अलग होता है। सो एक डाइवर्सिटी होनी चाहिए कि कहाँ पे हम कितना टैक्स ले रहे हैं, किस हिसाब से ले रहे हैं। जैसे आप सेल्स टैक्स जब पे करते हो वहाँ पर आप किसी भी वैल्यू को बहुत ज़्यादा टैक्स के फॉर्म में नहीं आप पे करते हो, आप एक छोटा सा पोर्शन आप टैक्स के फॉर्म में पे कर रहे होते हो जो कि सेल्स टैक्स का पार्ट बनता है। उस प्रोडक्ट में एक टैक्स का पोर्शन होता है जो आपको पे करना पड़ता है, जीएसटी में आपको पे करना पड़ता है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो उस पर भी एडिशनल टैक्स आपको पे करना पड़ता है। ये सारे जो टैक्स के रेट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सो
हर एक टैक्स की एक डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है, डिफरेंट वीकनेस होती है। हर चीज़ को मैनेज करके उसके हिसाब से गवर्नमेंट टैक्सेस को क्रिएट करती है ताकि एक डाइवर्सिटी भी रहे। हर एक टैक्स जो है वो इक्वल नहीं है कि हर एक पे आपने 10% लगा दिया, चाहे वो इनकम हो, सेल्स हो, प्रॉपर्टी हो, सब पे 10% लग गया, ऐसा नहीं है। हर एक प्रोडक्ट पे, हर एक इनकम पे, हर एक प्रॉपर्टी पे, हर एक ट्रांजैक्शन पे, अलग तरह के ट्रांजैक्शंस पे अलग अलग तरह के टैक्सेस लगते हैं। सो ये होता है आपका कैनन्स ऑफ डाइवर्सिटी। सो ये आपके कुछ एडिशनल कैनन्स होते हैं टैक्सेशन के बारे में। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। अब हम बात करते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरिट्स की। सबसे पहले बात करते हैं फेयरनेस की। डायरेक्ट टैक्सेस आर ऑफन कंसिडर्ड फेयर एंड बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन अ पर्सन्स एबिलिटी टू पे। पीपल हु अर्न मोर मनी पे मोर टैक्सेस while those who earn less pay less. This helps distribute the tax burden more equitably across society. तो जैसे हमने अभी कैनन्स में भी पढ़ा था इक्वालिटी के ऊपर कि हर एक के ऊपर जो टैक्स लगता है वो फेयरली लगना चाहिए। सो जो पर्सन ज़्यादा अर्न कर रहा है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लग रहा है, जो पर्सन कम अर्न कर रहा है उसके ऊपर कम टैक्स लग रहा है, ताकि जो टैक्स का बर्डन है वो इक्विटेबली पूरी सोसाइटी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। Direct taxes can help reduce income inequality by taxing higher incomes at higher rates. By taking more from those who have more, direct taxes can help redistribute wealth and reduce the gap between rich and poor. तो टैक्सेशन की मदद से हम इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। सो जिनके पास ज़्यादा इनकम है वो ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, तो ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, वही टैक्स का जो पैसा होता है वो पुअरर पीपल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, या फिर उनका जो टैक्सेशन है पुअर पीपल का वो कम होता है, जिसकी वजह से क्या था उनकी इनकम जो है वो स्लाइटली बैलेंस आउट होना स्टार्ट हो जाती है। सो जिसकी वजह से एक इनकम में इक्वालिटी आना स्टार्ट होती है। सो जो कम अर्न कर रहा है उससे थोड़ा टैक्स लिया जाता है, जो ज़्यादा अर्न कर रहा है उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, ताकि इनकम में इक्वालिटी आ सके। नेक्स्ट है आपका स्टेबल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। Direct taxes provide a stable and reliable source for revenue for the government. Unlike indirect taxes, these depend on consumer spending. Direct taxes are based on income or wealth, which tend to be more stable over time. सो डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं अपने नेचर में, यानी कि गवर्नमेंट के लिए वो एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो जाते हैं, एक रिलायबल सोर्स होता है कि यहाँ से तो हमें इनकम मिलनी ही मिलनी है। जैसे आपका इनकम टैक्स है, वो हर महीने अगर पर्सन इनकम अर्न कर रहा है तो वो टैक्स के फॉर्म में कुछ ना कुछ उसकी इनकम में से चार्ज होता ही होता है। इट्स अ रिलायबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं उनमें क्या होता है, कंज्यूमर की स्पेंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जब उसने कोई सामान खरीदा तब उसके ऊपर सेल्स टैक्स या जीएसटी लगेगी, जब वो कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है तब उसके ऊपर प्रॉपर्टी का टैक्स लग रहा है। सो वहां पर चीजें डिपेंड करेंगी कंज्यूमर के ऊपर कि कंज्यूमर जब कोई एक्टिविटी कर रहा है उसके बिहाफ पर उसको टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं, तब वो गवर्नमेंट की इनकम बन रही है। बट डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, उसकी इनकम और वेल्थ के ऊपर रहता है, तो वो एक ज्यादा स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट आपका आता है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस कैन बी यूज्ड टू फंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स such as education, healthcare, social security. These programs help improve the well-being of the citizens and provide safety net for those in need. यानी कि जो गवर्नमेंट टैक्सेस के जरिए पैसा कलेक्ट करती है डायरेक्ट टैक्सेस से, वो उस पैसे को यूज करती है कई तरह की सोशल स्कीम्स को फंड करने में, जो कि मदद करती है एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, सोशल सिक्योरिटी में। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, एक तरह का सेफ्टी नेट प्रोवाइड करती हैं लोगों को, ताकि उन्हें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फील हो और साथ में उन्हें एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल सिक्योरिटी जैसी सर्विसेज भी मिल रही होती है। नेक्स्ट है आपका encouragement of savings and investment. Some direct taxes like capital gains tax can encourage savings and investment by taxing income from investments at a lower rate than regular income. This can incentivize individuals to save and invest their money, which can stimulate economic growth. यानी कि जब सेविंग्स होती है तो इंसान उस पैसे को कहाँ सेव करेगा, बैंक में जाके सेव करेगा।
या किसी तरह का उसे कोई कैपिटल गेन हो रहा है, तो वो जो टैक्सेशन में जो पैसा लगता है वो एक तरह से गवर्नमेंट की इनकम कहलाती है। अब जब सेविंग ज़्यादा होती है, यानी कि जब इंसान अपना पैसा बैंक में ज़्यादा सेव करके रखता है, बैंक क्या करती है उस पैसे को फिर इन्वेस्ट कर सकती हैं। सो जितनी ज़्यादा सेविंग होगी उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही ज़्यादा रिटर्न गवर्नमेंट को मिलेगा, जिसकी मदद से वो अपने कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा करके, कि उन्हें ज़्यादा सेविंग्स करने पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से वो सेविंग्स को इनकरेज कर पाएंगे। और जितना लोग अपना पैसा बैंक्स में जमा करेंगे उससे इन्वेस्टमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की भी एक अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है। सो ये थे हमारे मेरिट्स या फिर एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अब बात करते हैं इसके डीमेरिट्स के बारे में। तो इट इज कॉम्प्लेक्सिटी। Direct taxes can be complex and difficult to understand. Tax laws and regulations may be complicated, leading to confusion and errors in filing tax returns. This complexity can also create opportunities for tax evasion and avoidance. यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स जो आपका लगता है, उसके जो रेगुलेशंस हैं या फिर जिस तरह से उसका कंप्यूटेशन होता है, फाइलिंग की जाती है, इट कैन बी लिटिल कंफ्यूजिंग, जिसकी वजह से वो जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और ये लीड कर सकता है लोगों को टैक्स इवेड करने के लिए या फिर इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल ना करने के लिए। सो जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नेक्स्ट है आपका डिसइंसेंटिव टू वर्क। हाई डायरेक्ट टैक्स रेट्स may discourage people from working harder or earning more income because they know they will have to pay a larger portion of their earnings in taxes. This can lead to decrease in productivity and economic growth. अब जैसे डायरेक्ट टैक्सेस का क्या है, वो एक इनकम इक्वालिटी को रिड्यूस करती है। तो जितना ज़्यादा इंसान अर्न कर रहा होगा उसको उतना ही ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो लोग काम कर रहे हैं, जो ज़्यादा इनकम अर्न करते हैं, ये उनके लिए एक डिस्करेजिंग फैक्टर हो जाता है कि यार सामने वाला कम अर्न कर रहा है तो उसको कम टैक्स पे करना पड़ रहा है। हम जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं हमें उतना ज़्यादा पैसा मिलता है, हमें ज़्यादा पैसा मिलता है तो हमें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये उसके लिए एक डिस्करेजिंग फैक्टर हो जाता है कि यार इससे अच्छा तो मैं भी कम ही अर्न करूँ, तो मुझे टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है और साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपकी धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर हो जाता है जो कि हार्म करता है टैक्सेस के जो रेवेन्यू को क्रिएट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो लोगों को डीमोटिवेट करता है ज़्यादा इनकम अर्न करने के लिए। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। कलेक्टिंग डायरेक्ट टैक्सेस रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज एंड कॉस्ट. Government needs to invest in tax administration, enforcement, and compliance measures to ensure that taxes are collected efficiently and fairly. These administrative costs can burden on both taxpayers and the government. यानी कि टैक्स को कलेक्ट करने का जो पूरा एक प्रोसेस है, यानी कि जो फाइलिंग हो रही है ऑनलाइन हो वेदर इट इज़ ऑफलाइन, जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो इतना ज़्यादा, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज भी उसमें लगती हैं और वो कॉस्ट एंड वो कॉस्टली भी होता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है उसको टैक्स कलेक्शन में भी काफ़ी कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसका इन्फोर्समेंट है वो सारी चीज़ें प्रॉपरली रन कर सके, एफिशिएंटली एंड फेयरली टैक्स को कलेक्ट किया जा सके। सो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स होती है इसका बर्डन जो है वो टैक्स पेयर और गवर्नमेंट दोनों के ऊपर पड़ता है। Next step, tax evasion and avoidance. Direct taxes are more susceptible to evasion and avoidance compared to indirect taxes. Wealthy individuals and corporations may use legal loopholes or engage in tax planning strategies to minimize their tax liabilities, resulting in lost revenue for the government. So आपने अक्सर देखा होगा जब इनकम टैक्स की बारी आती है तो लोग जब इनकम टैक्स फाइल करते हैं वो बहुत तरह के लूप होल्स को फाइंड करते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करके दिखा सकते हैं जहाँ पर उन्हें टैक्स का जो पोर्शन है वो उनका रिड्यूस हो जाएगा। बहुत तरह के उन्हें इस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं टैक्सेशंस में, जैसे आपका मेडिकल बेनिफिट हो गया, हेल्थ बेनिफिट्स हो गए, आपके एटीसी के अंदर बहुत सारे डिडक्शंस आते हैं। सो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं,
लोग अप्लाई करते हैं ताकि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को बचा सकें। और जो ये टैक्स अवॉइडेंस है या फिर इवेजन है, ये डायरेक्ट टैक्सेस में ही ज़्यादा होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये नहीं होता है। क्योंकि अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, सेल्स टैक्स आपको पे करना है, तो नो मैटर आप कुछ भी कर लो, आप उस टैक्स को बचा नहीं सकते। वो आपने सामान खरीदा है तो वो टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास अब जा चुका है। तो यहाँ पर टैक्स इवेजन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है जब बारी डायरेक्ट टैक्सेस की आती है। नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल फॉर डबल taxation. Direct taxes such as inheritance tax or estate tax may result in double taxation of the same income or assets. For example, an individual may pay income tax on their earnings during their lifetime and then estate tax on the same asset when they pass them to their heirs, reducing the overall wealth accumulation over generations. यानी कि एक पोटेंशियल रहता है डायरेक्ट टैक्सेस में डबल टैक्सेशन होने का। जैसे कि इस एग्जाम्पल में बताया गया कि अगर एक पर्सन ने अपनी पूरी लाइफ अर्निंग करी और उसने अपनी कुछ असेट्स क्रिएट करी, एक तो उसने पूरी लाइफ जब अर्निंग करी उसने हर महीने कुछ ना कुछ टैक्स वो पे करता रहा, एंड एट दी एंड जो उसने स्टेट जो उसने बनाया, उसने अपनी पूरी वेल्थ जो क्रिएट करी, जब उसने अपने फ्यूचर हेयर्स को जब उसने पास किया उसको, तो जो इनहेरिटर है, जो उस वेल्थ को पा रहा है, जो उस एस्टेट्स को ले रहा है, उसे भी एक टैक्स पे करना पड़ रहा है उन असेट्स को लेने के लिए। तो ये क्या हो जाता है, एक डबल टैक्सेशन सिस्टम होता है, जिसकी वजह से जो वेल्थ का एक्यूमुलेशन है वो ओवरऑल रिड्यूस हो जाता है जनरेशन टू जनरेशन। अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे पास ऑन हो रहा है उसके ऊपर फिर से टैक्सेस लगेंगे, जितनी बार वो स्टेट ट्रांसफर हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन को, वैसे वैसे उसके ऊपर टैक्सेशन बार बार लग रहा है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ डबल टैक्सेशन हो जाती है। So this was all about demerits of direct taxes. So इस पूरे वीडियो में हमने जो कंप्राइज किया है वो है कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सो अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।